नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आप वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे मशहूर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल स्टडी करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल स्टॉक्स माने कि बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह का बहुत बड़ा एलोकेशन रहा है। ऐसे ही इंडियन मार्केट्स में हमारे पास एचडीएफसी, चोलामंडलम और बजाज फाइनेंस कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी वैल्यू बनाई है। होता क्या है कि फाइनेंशियल्स आपके लेवरेज्ड या हाई डेट वाले बिजनेसेस होते हैं। ये थोड़ी सी इक्विटी कैपिटल पर डेट रेस करते हैं, मतलब लोन्स उठाते हैं और फिर वो पैसा आगे लोन पर देते हैं। यही इनका बिजनेस मॉडल होता है। ऐसे में एनबीएफसीज के पास और बोरो करके अपना आरओई बढ़ाने का काफ़ी स्कोप रहता है। बाकी बैंकिंग और फाइनेंस भारत में काफ़ी रेगुलेटेड सेक्टर है। कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और बैंकिंग में तो आरबीआई लाइसेंस ही नहीं इशू करता है जल्दी। इससे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम रहती है। ऐसे में कोई छोटा बैंक या एनबीएफसी अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले जाए तो वो मीडियम से लॉन्ग टर्म में साइज में काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ अलग अलग सेगमेंट से तीन बहुत इंटरेस्टिंग एनबीएफसी कंपनीज स्टडी करेंगे। पर याद रहे, इनमें से कोई भी बिजनेस बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला एनबीएफसी जो हम स्टडी करेंगे वो गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट से है। हुआ क्या है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से गोल्ड लोन्स की डिमांड भी बढ़ रही है। सोने के रेट्स बढ़ने से कस्टमर सोने की उतनी ही क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे का लोन ले पाता है और इधर बैंक या एनबीएफसी भी ज़्यादा लोन देकर ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा पाते हैं। एक और बेनिफिट जो गोल्ड लेंडर्स को मिला है कि आरबीआई अनसिक्योर्ड लेंडिंग माने कि आपके जो बिना कोलेटरल वाले लोन्स होते हैं उन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। पिछले 1 डेढ़ साल में माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में लोन डिफॉल्ट्स बढ़े हैं। इसलिए सेक्टर में रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए कई चेक्स और स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं। तो इस वजह से भी गोल्ड बैक्ड लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। लोगों को किसी ना किसी वजह से पैसे तो चाहिए ही। अब बिना कोलेटरल लोन मिलेगा नहीं तो अगला ऑप्शन सोना गिरवी रखने का बचा है। इसलिए गोल्ड लोन सेगमेंट में एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। हम जिस बिजनेस को स्टडी करेंगे उसका नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल। कैप्री गोल्ड लोन्स देता है। इसके अलावा ये एमएसएमई यानी कि छोटे बिजनेसेस और घर खरीदने के लिए लोन्स और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस यानी कि बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर्स को भी लोन्स देते हैं। इनका सबसे बड़ा सेगमेंट गोल्ड लोन्स का ही है। एयूएम या टोटल लोन बुक में गोल्ड लोन्स का 37% शेयर है। एयूएम या लोन बुक आपका वो पैसा होता है जो कोई एनबीएफसी आगे लोन्स देने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद एमएसएमई लोन्स और होम लोन्स दो सेगमेंट्स हैं जिनका 22-22% शेयर है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का 18% है। और आप देखोगे 1 साल पहले गोल्ड लोन सेगमेंट का शेयर 31% हुआ करता था, जो बढ़ के अभी 37% हो गया है। Q1 यानी कि अप्रैल से जून के महीनों में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग 69% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। हाउसिंग फाइनेंस का एयूएम 32% और एमएसएमई सेगमेंट 14% ग्रो किया है। जैसे हम अन्य कंपनीज में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, फाइनेंस कंपनीज में हम लोग एयूएम और डिसबर्समेंट्स ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। डिसबर्समेंट्स माने कि आपके नए लोन्स कितने दिए जा रहे हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि गोल्ड लोन्स हाई मार्जिन सेगमेंट है। जैसे गोल्ड लोन्स में आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा 21% ब्याज कमाते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में 17% इंटरेस्ट मिल जाता है इनको। उसके बाद एमएसएमई 15 से 16% के आसपास और होम लोन्स 13% इंटरेस्ट कमाकर देते हैं। तो जैसे जैसे गोल्ड लोन्स का इनके एयूएम में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, हमें ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। इनका मैनेजमेंट आगे भी ग्रोथ को लेकर काफ़ी बुलिश है। पिछले साल इनका एयूएम 42% ग्रो किया था और इस साल ये 30% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, जिसमें गोल्ड लेंडिंग पर ये सबसे ज़्यादा बुलिश हैं। इधर ये 37 से 40% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। एमएसएमई और हाउसिंग फाइनेंस दोनों में 20 से 22% और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में 17 से 18% ग्रोथ का टारगेट है। इनके पास देश भर में 1148 ब्रांचेस का नेटवर्क है, जिसमें ये इस साल 200 से 250 ब्रांचेस और ऐड कर रहे होंगे। इनका ब्रांच एक्सपेंशन भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। कैप्री के Q1 रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। जब इन्होंने अपने रिजल्ट्स निकाले थे तो ये बिज़नेस हमने कवर किया था पहले अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए हम रिजल्ट्स पर बात नहीं करेंगे। पर मैं समराइज़ करूँ तो रिजल्ट्स अच्छे ही थे। एयूएम, इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट वगैरह सब हेल्दी रेट से ग्रो हुए हैं। एसेट क्वालिटी या एनपीएस स्टेबल रहे हैं, तो फंडामेंटल्स भी कैप्री के स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है और इस एक्सपेंशन के लिए इन्होंने हाल ही में क्यूआईपी करके 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी उठाई है। ये काफ़ी बड़ा फंड रेज रहा है। ये 146 रुपए के आसपास शेयर प्राइस पर हुआ है। इसमें कई मशहूर इन्वेस्टर्स जैसे कि प्रशांत जैन, सुनील सिंघानिया, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने निवेश किया था। तो आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग इनकी 70% से डाइल्यूट होके 60% हो गई है
और एफआईआई होल्डिंग 1% से बढ़कर 4.7% और डीआईआईस की स्टेक 14.5 से 20.5% पहुंच गई है। कैपरी ग्लोबल का भविष्य में भी 27 से 30% रेट से ग्रो करने का टारगेट है। इनका गोल है कि इनका एयूएम जो अभी लगभग 25,000 करोड़ के आसपास है, उसको डबल से भी ज्यादा करके FY28 तक 50,000 करोड़ पहुंचा दें। तो कैपरी ग्लोबल एक अच्छा तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है और अभी काफी अच्छे वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इसे खुद से एक बार स्टडी कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया शेल्टर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास के होम लोन्स देता है, जो आपके अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स बोले जाते हैं। इनकी देश भर में 290 ब्रांचेज हैं और 17.2% का बढ़िया आरओई है। इंडिया शेल्टर के पास लगभग 8,700 करोड़ रुपए का एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। इनका एयूएम पिछले साल से बढ़िया 34% बढ़ा है और डिसबर्समेंट्स यानी कि कितने नए लोन्स दिए जा रहे हैं, ये संख्या 24% बढ़ी है। तो हम इंडिया शेल्टर को भी एक तेज ग्रो कर रहे एनबीएफसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक्चुअली पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ये अभी सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है। लोन्स देने के लिए इंडिया शेल्टर पैसा नेशनल हाउसिंग बोर्ड, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक जैसे मशहूर कंपनियों से उधार लेता है और फिर उसको आगे अपने कस्टमर्स को होम लोन्स के रूप में देता है। अब मैं यहाँ 2 मिनट लेकर आपको हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि इतनी अच्छी ग्रोथ इसमें आ कहाँ से रही है। तो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग साइज़ के हाउसिंग लोन्स लेते हैं। इनमें 5 से 20 लाख रुपए तक के छोटे लोन्स जो होते हैं, उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स बोला जाता है। ये छोटे लोन्स अक्सर टायर 2, टायर 3 के शहरों में और गाँव वगैरह में ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लो इनकम वाले परिवार लेते हैं। तो पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर लगभग 13 से 15% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सालाना 21 से 23% से ग्रो कर रहा है। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई, जिसके तहत सरकार मिडिल क्लास और कम आय वाली फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड रेट पे होम लोन्स दे रही है। इस वजह से अभी पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट एक अच्छे ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। अब जल्दी से हम लोग इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आप इधर पढ़ पा रहे होंगे तो Q1 में एयूएम बढ़िया 34 से 35% बढ़ा है। कंपनी 8.6% रेट से खुद पैसा उठा रही है और उस पर ऑन एन एवरेज 6.4% का स्प्रेड या मार्जिन कमा के उसे 15% रेट से लोन पर दे रही है। एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है और स्टेबल रही है। प्रॉफिट इंडिया शेल्टर का जबरदस्त 43% बढ़ा है एक साल में और आरओई जो पिछले साल Q1 में 14.3% था, इस साल ग्रो करके 17.2% हो गया है। तो हमारे सामने एक अच्छा तेज ग्रो कर रहा फंडामेंटली स्ट्रांग एनबीएफसी बिजनेस निकल कर आता है, जिसे सरकार से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है और इसके मैनेजमेंट ने भी आगे 30 से 35% एयूएम ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। मैं खुद इंडिया शेल्टर में पिछले 1 साल से इन्वेस्टेड हूँ और इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में लगभग 6% का एलोकेशन दिया हुआ है। ऐसे बिजनेसेस में एक रिस्क जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है एसेट क्वालिटी खराब होने का, जो तब होता है जब जिन लोगों को आपने कर्जा दिया हुआ है वो डिफॉल्ट करने लगते हैं या अपनी ईएमआई नहीं भर पाते हैं। क्योंकि जब ऐसा होता है तो एनबीएफसी का पूरा फोकस ग्रोथ से हटकर पैसा रिकवर करने में लग जाता है और ग्रोथ पूरी आपकी एक तरह से रुक जाती है। तो इंडिया शेल्टर जैसे किसी भी एनबीएफसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस चीज को क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। पर ये चीज रिटेल इन्वेस्टर्स समझते ही नहीं है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर जैसी कंपनीज के भी रहे हैं। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को तो ट्रैक करना पड़ेगा। कल अगर उस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आते हैं या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो आपको तुरंत एग्जिट लेके अपने प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करने हैं। या अगर आप लॉसेस में हो, तो फिर आपको अपनी बची हुई कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है। ऐसे ही अगर किसी बिज़नेस में कुछ पॉजिटिव हुआ और वैल्यूएशन अच्छी है, तो आइडियली आपको उसे और खरीदना चाहिए। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि इनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी करें कैसे। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 4,500 से भी ज़्यादा, तो किस को ट्रैक करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन
डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन हम आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए है। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको महीने का रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं, तो तीसरा और आखिरी एनबीएफसी है एसबीएफसी फाइनेंस। ये एमएसएमईज़ मतलब छोटे बिज़नेसेस को सिक्योर्ड लोन्स देता है। सिक्योर्ड लोन्स आपके वो लोन्स होते हैं जिनमें कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, तब लोन मिलेगा। एसबीएफसी यूजुअली अंडर सर्व्ड और अंडर बैंक्ड कस्टमर्स माने कि उन लोगों को एड्रेस करता है जो अपने बिजनेस के लिए पहली दफा लोन लेना चाहते हैं। इनकी देश भर में कुल 215 ब्रांचेस हैं और ये 5 लाख से 30 लाख तक के लोन्स देते हैं। एज ऑफ नाउ पूरे एमएसएमई लेंडिंग स्पेस में ये सेगमेंट सबसे तेज ग्रो कर रहा है, कुछ 24.5% सीएजीआर से। हम एसबीएफसी के बिजनेस फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो हम लोग इसको जल्दी खत्म करने का ट्राई करेंगे। इनके पास 9,350 करोड़ रुपए का एयूएम है, जिनमें से 80% बुक इनकी सिक्योर्ड एमएसएमई की है। Q1 में इनका एयूएम पिछले साल से बढ़िया 30% बढ़ा है और डिसबर्समेंट्स में 51% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। एनपीएस थोड़े से बढ़े हैं पर ओवरऑल एसेट क्वालिटी अभी स्टेबल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इनका नेट प्रॉफिट पिछले साल से 28% बढ़ा है। एसबीएफसी 18% के आसपास के रेट पर ये बिजनेस लोन्स देता है और इनके कस्टमर्स का एवरेज लोन साइज 9.5 लाख रुपए के आसपास है। छोटे लोन्स के सेगमेंट में अभी थोड़ा स्ट्रेस है। इसको काउंटर करने के लिए एसबीएफसी थोड़ा बड़े टिकट साइज के लोन्स पर फोकस दे रहा होगा। इसी दिशा में मैनेजमेंट ने क्रेडिट कॉस्ट 15 से 20 बीपीएस बढ़ाने का गाइडेंस दिया है। यहाँ आपको इनकी क्रेडिट कॉस्ट को ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, तो वो एक रिस्क रहेगा। खैर, वो तो आपको सारे ही एनबीएफसीज़ में ट्रैक करना है। ओवरऑल इनका इस साल 20% से नए लोन्स और 25% से एयूएम बढ़ाने का टारगेट है। तो एसबीएफसी भी एक अच्छा एनबीएफसी है जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। इंडिया शेल्टर, कैप्री ग्लोबल और एसबीएफसी ये तीनों ही 3.5 से 4 के अट्रैक्टिव पीबी रेशियोज की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। जब हम लोग एनबीएफसीज या बैंक्स को स्टडी करते हैं तो हम लोग पीई रेशियो नहीं देखते, हम लोग पीबी रेशियो देखते हैं। तो वैल्यूएशन इन तीनों का भी अट्रैक्टिव है। और मैं अगर ग्रोथ वाइज समराइज करूं तो इंडिया शेल्टर का 35%, कैप्री का 30% और एसबीएफसी का 25% के रेट से एयूएम बढ़ाने का गाइडेंस है। अब जाते जाते अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको ना एनबीएफसीज और बैंक्स में फ़र्क समझाना चाहता हूँ। ये आपको एनबीएफसीज एनालाइज करने में काफ़ी मदद करेगा। तो जैसे बैंक हमसे एफडी लेकर आगे लोन देती है, वैसे ही एनबीएफसीज भी लोन्स देते हैं, लेकिन ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। ये जाएंगे बैंक्स के पास या अदानी अंबानी जैसे करोड़पतियों से 9-10% पर लोन लेकर उसे आगे 15, 20, 25% तक ब्याज पर देंगे। अक्सर एनबीएफसीज के कस्टमर्स बैंक से ज्यादा रिस्की होते हैं, डिपेंडिंग कि किस सेगमेंट को लोन्स दे रहे हैं। पर एनबीएफसीज के पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी बैंक से ज्यादा होती है। बैंक्स पर कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं आरबीआई के, जिस वजह से वो तेजी से नहीं ग्रो कर पाते हैं। एनबीएफसीज को ये एडवांटेज रहता है ग्रोथ का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैंकिंग में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, मिल सकती हैं पर उतनी नहीं जितनी एनबीएफसीज में मिलेंगी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा एनबीएफसी कौन सा लगा है, और साथ में कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपने पोर्टफोलियो में कौन-कौन से बैंक्स या एनबीएफसीज होल्ड किए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए ना आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आपके लिए फ्री में लाते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।